जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष सुरजीत जी, मीनाक्षी जी, बृंदा जी, दीपांकर जी, दिनेश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बृंदा जी और दिनेश जी की तरह मैं भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो संघर्ष यहाँ पर चला है उसमें शामिल होने के लिए और जो मांग आपने उठाई है उन मांगों के समर्थन में मैं यहाँ पर आपके बीच आया हूँ। मैं नागपुर से आता हूँ और मराठी मेरी बोली रही। कुलपति को मराठी में कुलगुरु कहते हैं और गुरु तो वो होता है जो अंधेरों से रोशनी का रास्ता दिखाता है। आपकी कुलपति तो इसके विपरीत जिस तरह के बयान पॉडकास्ट पर उन्होंने करे हैं वो देखने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतनी गैर जिम्मेदार बात कही होगी। जितनी भी इसकी निंदा करी जाए वो कम रहेगी। पिछले दिनों में कुलपति के निवास पर आपने समता जुलूस निकाला। शिक्षा मंत्रालय पर आपने वहां पर पहुंचने का एक जबरदस्त फैसला करके आपने वहां पर अपने कदम बढ़ाए। लेकिन जो दमनकारी प्रशासन और दमनकारी सरकार का रुख ये पूरे आंदोलन की ओर देखने का रहा वो सभी के सामने है। छात्र छात्राओं के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया वो ऐसा लगता था जैसे कोई घोर अपराधियों के साथ बर्ताव किया जाता है। घोर अपराध तो मुल्क में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे, लेकिन उनके साथ प्रशासन और सरकार ऐसे पेश नहीं आती जिस तरह से उन्होंने जेएनयू के छात्रों का और शिक्षकों का आंदोलन दबाने के लिए किया है। शिक्षा संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? यही अपेक्षा रखते हैं कि वे अपने प्रतिभा से, अपने विचारों से, अपने दर्शन से, अपने संस्कृति से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से छात्र छात्राओं पर कुछ ऐसा प्रभाव डाले कि वो बेहतर नागरिक बने, उनका अच्छा ज्ञान का संवर्धन हो और आने वाले समय में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर वो अपनी भूमिका अदा करने के लिए सक्षम बने। लेकिन यहाँ पर जेएनयू के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति ने ऐसा आचरण नहीं किया। जिस तरह का आचरण किया है वो हमारे कानून के ही खिलाफ है, ऐसा नहीं, वो हमारे संविधान के खिलाफ है। मैं ये मानता हूं कि आज भारत में संविधान को अगर किसी से खतरा है तो सबसे बड़ा खतरा भारत सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों से है। जरूर उन्होंने अपने पदों की शपथ संविधान के नाम से ली होगी, लेकिन हर रोज हर तरीके से नए नए तरीकों से उन्होंने संविधान को किस तरह से छिन्न भिन्न करने का काम किया ये हम सबके सामने है। मैं समझता हूं कि इस आंदोलन में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तमाम छात्रों को जिस तरह से यहां पर निष्कासित किया गया, मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं कि वो निष्कासन तुरंत हटाया जाए। मैं इस मांग का भी समर्थन करता हूं कि वाइस चांसलर का इस्तीफा नहीं होता है तो उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन
क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोच सकता है कि ये वाइस चांसलर इस्तीफा देगी? मैं नहीं समझता हूं कि ये वाइस चांसलर इस्तीफा देगी। क्या कोई ये सोच सकता है कि भारत सरकार इस वाइस चांसलर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? एक ऐसी वाइस चांसलर जो बड़े गौरव के साथ कहती है कि मैं आरएसएस की विचारधारा में विश्वास रखती हूं, तो उम्मीद मत करो कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी। आपने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के सामने अपनी शिकायत दर्ज करी है। मैं आगे जाकर ये कहूंगा कि पुलिस के सामने जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसके तहत वाइस चांसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाना होगा, तो वो करने का काम करना होगा। इसकी तैयारी आने वाले दिनों में करनी होगी। ये संघर्ष लंबा चल सकता है। पिछले 10-12 दिनों में जेएनयू में 2 अध्याय लिखे गए। एक काला अध्याय जिसकी लेखिका यहाँ की वाइस चांसलर है, और दूसरा एक स्वर्णिम अध्याय जिसे यहाँ के छात्रों ने और यहाँ के शिक्षकों ने लिखा है। मैं समझता हूँ कि आपने यहाँ पर एक मजबूत बुनियाद डाली है। यहाँ पर हम सिर्फ कोई चंद मांगों के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन भारत के संविधान में जो बुनियादी उसूल है, उन उसूलों की रक्षा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि भारत महज एक जमीन का टुकड़ा है या कोई भूगोल का विषय है। मैं समझता हूँ कि भारत जिसकी परिभाषा हमारे संविधान में करी है, उन तमाम मूल्यों की रक्षा करने के लिए आपने जो आंदोलन छेड़ा है वो बहुत महत्व रखता है। हर कदम और हर घड़ी इस आंदोलन में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं।